Hello students, welcome back to my YouTube channel G Start Education. My name is Vansh and I am back with another video. Today we are going to discuss about article number 16. In the previous video we discussed about article number 15 और आज हम बात करने वाले हैं एक नए आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 16 की, जो कि एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 16 का नाम है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता. क्या कहा मैंने? सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता. आइए डिस्कस करते हैं इसका क्लॉज नंबर 1. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी. यानी कि दोस्तों, अगर सरल भाषा में बात करूं तो यदि सरकार किसी सरकारी पद पर लोगों का चयन करना चाहती है तो ऐसा करते वक्त सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे. किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा अवसर या कम अवसर नहीं दिए जाएंगे. हर नागरिक बराबर है, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा उस पद पर नियुक्ति के लिए या रोजगार के लिए. तो इतनी सी बात इस आर्टिकल में कही गई है. ठीक है, आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लॉज नंबर 2 की. ठीक है, क्लॉज नंबर 2 में लिखा है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट. यानी कि हिंदी में अगर आपको बोलूं, समझाऊं, तो यहां लिखा है किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है. अब अपने स्टाइल में आपको मैं समझाता हूं. ठीक है, अपने स्टाइल में सबसे पहली बात तो ये कि नोट करिए यहाँ पर पे जो आधार दिए गए हैं मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं. एक तो यहाँ पर पे दिया गया है धर्म, मूलवंश, ठीक है, मूलवंश या फिर इसको नस्ल भी बोलते हैं, कास्ट, जाति, लिंग, उद्भव, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस. ये जो यहाँ पर पे पूरे 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 आधार आपको दिए गए हैं. इनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए. डायरेक्टली वहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 2 में मेंशन है और नहीं है. ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना. दूसरी बात ये कि मैंने आपको आर्टिकल नंबर 15 के अंदर 5 आधारों के बारे में समझाया था. ठीक है, और यहाँ पर 2 आधार जो है वो नए हैं, एक तो डिसेंट और एक रेसिडेंस. बाकी 5 मैंने आर्टिकल नंबर 15 में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे. तो अब मैं आपको बताता हूं कि डिसेंट और रेसिडेंस क्या चीज है. दोस्तों, डिसेंट का मतलब होता है उद्भव, यानी कि आपका ओरिजिन. ठीक है, यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एंसेस्ट्री, आपके पूर्वज, यानी कि आपके दादा, परदादा और उनके भी जो पीछे वाले पूर्वज रहे होंगे. इस जो लीनिएज होती है, जो वंश होता है, इसको कहा जाता है डिसेंट. यानी कि सरकार जब आपको रोजगार दे रही है, कोई भी सर्विस पे आपको अपॉइंट कर रही है, तो आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपके परदादा कौन थे, आपके दादाजी कौन थे, आपके जितने जो पूर्वज हैं वो कौन थे. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पूर्वज इंडिपेंडेंस से पहले किसी रियासत के राजा रहे हों, या फिर उस व्यक्ति के पूर्वजों ने भारत के खिलाफ ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के कुछ गलत काम किया हो, तो इस आधार पर सरकार उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं कर सकती है या फिर उस व्यक्ति को ज्यादा रोजगार नहीं दे सकती है. ठीक है, सरकार आपसे यह नहीं पूछेगी कि आपके पूर्वजों का स्टेटस बताओ, तब जाके हम आपको रोजगार देंगे. सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता होगी और उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा. किस आधार पर? कि आपका डिसेंट क्या है. और दूसरी बात जो है वो है रेसिडेंस. रेसिडेंस मतलब आपका निवास स्थान, आप कहाँ रहते हो. ठीक है, यानी कि जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार मुझसे पूछे कि भैया आप बताओ पहले आप कहाँ रहते हो, अगर आप बूंदी में रहते हो तो हम आपको रोजगार नहीं देंगे. ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है जो वो अगर जैसे उत्तर प्रदेश में रहता है तो उसको ज़्यादा ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा या कम रोजगार मिल जाएगा.
ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं भी रहो, आपकी इच्छा है, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हो, सरकार आपके खिलाफ किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। और बाकी जितने भी आधार है सेम, आपका धर्म नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव और किसी प्रकार से अवसर की असमानता यहाँ पर पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सब यहाँ पर पे लिखे गए हैं आधार, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया था। तो दोस्तों यही कहानी थी इस आर्टिकल की, यही लिखा है इस आर्टिकल के अंदर, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 3 की तरफ। दोस्तों एक बार मैं आंध्र प्रदेश गया था, मैंने वहां देखा कि वहां के लोकल लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको पहले चुना जाता है बजाय बाकी जो स्टेट से वहां के लोगों को। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने आर्टिकल 16 में पढ़ा था क्लॉज नंबर 2 के अंदर कि निवास स्थान के बिहाफ पर पे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है आपको जॉब देते वक्त, गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट करते वक्त। लेकिन मैंने गलती कर दी, मैंने आर्टिकल नंबर 16 को पूरा नहीं पढ़ा। आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 3 में ये बात लिखी हुई थी कि पार्लियामेंट जो है उसे ये अधिकार है कि किसी भी राज्य या यूटी के अंदर विशेष परिस्थितियों में वहां के लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के संबंध में। तो दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 3, जो कि मैंने आपको कोशिश करी कि कहानी की तरह मैं आपको समझाऊं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या कहता है हमारा क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तो जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इस आर्टिकल की, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद हो सकता है बिल्कुल समझ में नहीं आए, आप में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, वही बात क्लॉज नंबर 3 में लिखी हुई है, और मैंने अपने तरीके से इसका एक एक्सप्लेनेशन तैयार किया है, हिंदी में भी मैंने तैयार किया है और इंग्लिश में तैयार किया है, आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आए इसीलिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लॉज के समझाने के बाद में, क्लॉज को समझाने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 3 की बात हो रही है। दिस आर्टिकल empowers parliament to prescribe residence requirements for certain public employment, creating an exception to the general rule of non-discrimination based on place of residence। आइए हिंदी में समझते हैं। यह आर्टिकल यानी कि यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य या यूटी में सरकारी नौकरियों के लिए निवास स्थान को एक योग्यता बना सकती है। वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक संवैधानिक अपवाद है आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 2 का। क्लॉज नंबर 2 में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना या फिर नियुक्ति में अयोग्यता करना संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार है कि सरकार आपके खिलाफ निवास स्थान के आधार पर आपको किसी सरकारी नौकरी में नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकती है। तो ये एक अपवाद था, और ये अपवाद का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ऐसा सरकार ने ये जो प्रावधान है वो बनाया, क्यों हमारे संविधान में प्रावधान है। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि कुछ एरियाज़ या फिर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पे जो लोकल लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्राथमिकता देना ये सरकार का कर्तव्य बन जाता है, ये एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है बाकी लोगों से, क्योंकि वो पहले से ही पिछड़े हुए होते हैं, वो पहले से ही इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए होते हैं। इसलिए सरकार उन्हें आगे लाने के लिए अगेन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक या उचित भेदभाव की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर पे हमारा संविधान फॉलो कर रहा है। तो जहाँ भी आप ऐसा अपवाद देखेंगे कि संविधान में जो बात लिखी गई है उसी के खिलाफ संविधान में दूसरे प्रावधान बनाए गए हैं, तो वो केवल विशेष परिस्थितियों में संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो वंस अगेन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे राजस्थान में कुछ एरियाज है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहाँ पर पे ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने पड़ते हैं सरकार को।
वहाँ पर पे आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा सकती है वहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल है वो बनाया गया है ताकि जो वंचित लोग हैं, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको ऊपर उठाया जा सके। इस वजह से इस आर्टिकल को बनाया गया है और आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 4 की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 3 से लेकर के बाद के जितने भी क्लॉजेज हैं वो सभी क्लॉजेस क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 के एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद हैं। ठीक है, यानी कि क्लॉज नंबर 1 और 2 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है और बाकी क्लॉजेस के अंदर उसका उल्लंघन किया गया है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर। तो क्लॉज नंबर 3 में हमने बात कर ली कि निवास स्थान के आधार पर सरकार जो है वो तार्किक भेदभाव कर सकती है। अब हम क्लॉज नंबर 4 में भी एक और अपवाद पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल आएगा, मैं लिखना भूल गया। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स which in opinion of state is not adequately represented in the services under the state। दोस्तों सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊं तो ये आर्टिकल जो है स्टेट को ये शक्ति देता है कि वो SC, ST एंड OBC कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर सकता है। तो ये इतनी सी बात इसके अंदर लिखी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 16(4)(a) की। ये आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया था। क्या है ये, पढ़ लेते हैं इसको। इट अलाउज द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन promotions with consequential seniority to SC/ST employees if they are not adequately represented in government services। तो दोस्तों क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कहता है कि अगर सरकार की नज़र में SC और ST कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन कम है गवर्नमेंट सर्विसेज की हायर पोस्ट में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की जो हायर पोस्ट होती हैं, उच्च पद होते हैं, उनमें अगर उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनकी संख्या कम है, तो सरकार SC ST एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्वेशन लागू कर सकती है प्रमोशंस के अंदर। यानी कि जब उनका प्रमोशन किया जाएगा, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर जब प्रमोशंस किए जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रावधान की वजह से पहले जो SC ST एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन पहले होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बाद में होगा, पहले जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनका प्रमोशन पहले होगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है प्रमोशंस की। ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। अब ये जो आर्टिकल है ये इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस की वजह से सरकार ने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के जरिए संविधान में जोड़ा था। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि सरकार जो है वो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, नियुक्ति देते समय तो रिजर्वेशन लागू कर सकती है, लेकिन उस प्रावधान के चलते वो प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सरकार ने फिर एक नया आर्टिकल ऐड किया थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस संविधान संशोधन के जरिए नया आर्टिकल ऐड किया और ये प्रावधान बनाया कि प्रमोशन देते वक्त भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन के जरिए पहले प्रमोशंस दिए जा सकते हैं अगर सरकार को लगता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हायर पोस्ट के अंदर, उच्च पदों के अंदर। तो अब यहाँ पर पे ये तो मैंने आपको समझा दिया कि मोटा मोटा ये आर्टिकल क्या कहता है। अब कुछ बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए और अपनी आंखों को इस बोर्ड पर पे बनाए रखें और फोकस करिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये आर्टिकल बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में कंसिक्वेंशियल सेनियोरिटी क्या होती है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा इस पर। तीसरी बात ये, यहाँ केवल SC ST एम्प्लॉयज़ की बात की गई है, OBC कैटेगरी का नाम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर पे SC और ST एम्प्लॉयज़ का ही जिक्र है,
ओबीसी कैटेगरी का जिक्र नहीं है। चौथी बात ये कि अगर सरकार को लगता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो सरकारी नौकरियां हैं अगर उनमें जो उच्च पद हैं उनमें अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है SC ST एम्प्लॉयज का, तो ही इस प्रावधान के चलते उनको प्रमोशंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। आइए दोस्तों अब आपको समझा देता हूं कि क्या होता है कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का हेल्प हम लेते हैं। सपोज कीजिए एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है A और एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है B। दोनों ही एक गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं। A जो है हमारा जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, वो सीनियर है इस वक्त किससे, कैंडिडेट B से जो कि रिजर्व कैटेगरी का है। ठीक है, A इज सीनियर टू B। अब बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, जो हमारा B कैंडिडेट है उसको पहले प्रमोशन मिल जाता है A से हायर लेवल पे, यानी कि लेवल 2 में पहुंच गया। कैंडिडेट B जो है वो लेवल 2 में पहुंच गया बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, और A जो है वो अभी भी लेवल 1 में ही है। अब कुछ समय के बाद में 2-3 महीने बाद में कैंडिडेट A जो है इसको भी प्रमोशन मिल जाता है और ये भी पहुंच जाता है कहां पर पे, लेवल नंबर 2 पे। अब लेवल 2 पर पे A और B दोनों हैं, B पहले पहुंच गया था, A बाद में पहुंचा था। लेकिन अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इस लेवल 2 पर पे कौन सीनियर है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? जो सामान्य प्रावधान है, ठीक है, उस जिसे हम बोलते हैं कैचअप रूल। कैचअप रूल ये कहता है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोविजन, कि अगर लेवल 1 में A अगर सीनियर था B से, तो भले ही B पहले पहुंच गया हो A से लेवल 2 में, लेकिन A जब लेवल 2 में पहुंचेगा तो A ही सीनियर होगा B से। ये सामान्य प्रावधान है, ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता है कि A और B एक ही लेवल पे थे, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से B पहले पहुंच गया लेवल 2 पे, A बाद में पहुंचा। लेकिन जब लेवल 1 में A सीनियर था, तो जब ये पहुंचेगा लेवल 2 में, तो फिर ये ही सीनियर रहेगा, A ही सीनियर रहेगा, B नहीं रहेगा। लेकिन कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के अंदर थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें यह प्रावधान होता है कि जब B को रिजर्वेशन की वजह से प्रमोशन दिया गया पहले, तो उसी वक्त B जो है वो सीनियरिटी भी ले गया A से। ठीक है, ये होता है कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। जब B को रिजर्वेशन दिया गया और रिजर्वेशन से प्रमोशन दिया गया, तो B कैंडिडेट जो है अपने साथ में सीनियरिटी भी ले गया। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट B जो है जब उसे प्रमोशन मिला, उसी वक्त वो सीनियर हो चुका था कैंडिडेट A से। अब बाद में अगर कैंडिडेट A पहुंच भी जाए लेवल 2 में, तो वो सीनियरिटी रिटेन नहीं करेगा, B ही सीनियर रहेगा। तो दोस्तों सोचिए, अगर कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रावधान नहीं होता तो क्या होता? अगर ये प्रावधान नहीं होता तो कैंडिडेट B जो है भले ही वो रिजर्वेशन की मदद से लेवल 2 पे पहले पहुंच गया हो, लेकिन एक बार जब कैंडिडेट A जो कि जनरल कैटेगरी का है, अगर वो भी लेवल 2 पे पहुंच जाता, तो फिर कैंडिडेट A जो है वो सीनियर कहलाता। क्योंकि कैचअप रूल ये कहता है कि अगर पहले से ही कैंडिडेट A के पास सीनियरिटी थी, तो भले ही B कैंडिडेट पहले पहुंच गया लेवल 2 पे, एक बार जब लेवल 2 पे कैंडिडेट A पहुंच जाएगा, तो फिर कैंडिडेट A ही सीनियर होगा, क्योंकि लेवल 1 पे कौन सीनियर था? A। तो फिर आप ही बताओ कि रिजर्वेशन देने का क्या मतलब आता, प्रमोशंस में रिजर्वेशन देने का क्या मतलब आता? क्योंकि भले ही B पहले पहुंच जाए, A थोड़ी देर बाद लेवल 2 पे पहुंच जाएगा और फिर अगेन A के पास सीनियरिटी आ जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता रिजर्वेशन देने का। इसीलिए सरकार ने जो है कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रावधान इसमें ऐड किया, ताकि B कैंडिडेट्स को एक्चुअल में फायदा हो सके और उन्हें सीनियरिटी मिल सके। तो दोस्तों अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का और डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 16(4)(b) को। आर्टिकल नंबर 16(4)(b) जो है वो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में जो हुआ था, उसके जरिए सरकार ने जोड़ा था आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। तो आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्या कहता है आर्टिकल। It allows the government to fill unfilled reserved vacancies separately and not count them within the 50% reservation limit of the current year. अब दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपको अभी हिंदी में भी बोल के समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको समझने के लिए हमें इस बोर्ड को साफ करना होगा और एक एग्जाम्पल की मदद से आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है आर्टिकल नंबर 16(4)(b).
तो दोस्तों रेडी हो जाइए समझने के लिए इस आर्टिकल को, अपने दिल और धड़कन संभाल के रखिए और अपनी आंखों को मेरी आंखों में डाल करके और इस बोर्ड की तरफ डाल करके फोकस कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो रिजर्वेशन की लिमिट है ना, कि भाई सरकार कितनी सीट्स पे रिजर्वेशन दे सकती है, वो है 50%। 50% सीट्स पर पे 50% सीट्स पर पे सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, एक हमारा एग्जाम है आरपीएससी का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम जो है हमारा आरपीएससी करवाता है। ठीक है। हर साल नहीं, लेकिन करवाता है। तो मान लीजिए इस एग्जाम के अंदर टोटल सीट्स है हमारे पास 100। इतनी सीट्स जो है खाली है, इन सीट्स पर पे एग्जाम होने वाला है, हमारा आरपीएससी करवाएगा सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम। अब टोटल सीट्स 100 है, तो इसका मतलब 50% सीट्स पे रिजर्वेशन होगा, यानी कि 50 सीट जो है वो हमारी रिजर्व रहेंगी। ये रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं, और बाकी 50 सीट जो है वो जनरल सीट्स होंगी, उन पे कोई भी बैठ सकता है। 50 सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी 100 में से। अब ये सामान्य रूप से हमारा कानून कहता है कि भाई टोटल सीट्स का 50% आप रिजर्व कर दीजिए। अब दोस्तों एक केस उठाते हैं अपन, सन 2000 से पहले की बात करते हैं। सन 2000 से पहले भी गवर्नमेंट एग्जाम करवाती थी, हमारी सरकारें जो है वो डिफरेंट पदों पर पे डिफरेंट पोस्ट पर पे एग्जाम करवाती थी। तो होने ये लगा, सन 2000 से पहले की बात है, सरकार ने कोई एग्जाम करवाया। ठीक है, इसी एग्जाम को ले लो, सरकार ने ये एग्जाम करवाया, टोटल सीट्स 100 थी, उसमें से 50 रिजर्व की गई। लेकिन ऐसा होने लगा कि इसमें से कुछ सीट्स खाली रहने लगी, यानी कि 50 रिजर्व सीट्स होती थी तो उसमें से 30 ही भर पाती थी और 20 खाली रह जाती थी। ऐसा कभी कभी होता था। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो है फेल हो गए। ठीक है, कुछ बच्चे फेल हो गए किसी कारण से, एग्जाम टफ आ गया, तो जो टोटल रिजर्व सीट्स थी वो पूरी भरी नहीं पाती थी। तो इस एग्जाम्पल के तहत देखें तो 50 रिजर्व थी, उसमें से 30 ही भर पाई और 20 भरी नहीं पाई। तो अब सवाल ये उठ गया कि इन 20 सीट्स का क्या करें। हमारा जो ये प्रावधान है वो कहता है कि इस अगर मान लो 2026 में एग्जाम हो रहा है, तो इस साल में जितनी भी सीट्स होंगी ना, उसका 50% रिजर्व किया जाएगा। अब 2025 की मान लो अगर 20 सीट्स हमारी नहीं भर पाई रिजर्व कैटेगरी की, तो अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि अगर 2026 में एग्जाम हो रहा है और 2026 में मान लो 100 सीट्स हैं, 2026 में 100 सीट हैं, उसमें से 50 रिजर्व करनी पड़ेगी, तो ये 50 तो हमारी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आई गई, लेकिन पिछले साल की जो ये 20 बची थी, इनका क्या करें, इनको कैसे भरें। क्यों नहीं भर सकते इनको? क्योंकि दोस्तों 50 तो ये हैं और 20 ये हैं, हमारी 50 तो इस साल की है और 20 ये मिला करके हो गई हमारी कुल 70% सीट्स। क्या हो गई? 70% हो गया ना। देखो ना, हमारे टोटल सीट्स 100 थी, 100 का 50% होता है 50, लेकिन 20 पिछले साल की है, तो 50 और 20 मिलाकर के ये हो गई हमारी टोटल 70% सीट्स। दोस्तों 1992 के अंदर इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक साल के अंदर, एक किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर टोटल पोस्ट का केवल 50% ही रिजर्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फिर आप अगर 100 सीट्स पे एग्जाम करवा रहे हो तो आप रिजर्वेशन दे सकते हो 50 सीट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या होने लगा कि जो पिछले साल की 20 सीट खाली रह गई थी, वो अगर मिला दी जाए इसमें, तो हो जाता है हमारा 70। तो उस हिसाब से ये जो टोटल सीट्स होती थी, ये तो 100 में से 70 हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 100 में से 50 ही सीट्स को भर सकते हो रिजर्वेशन से, लेकिन आप तो 50 प्लस 20 मिला करके टोटल 70% हो गया 100 का, तो 70% भर रहे हो आप तो सीट्स को रिजर्वेशन से, जबकि रूल ये कहता था कि आप केवल 50% भर सकते हो, यानी कि 100 पर अगर एग्जाम हो रहा है तो 50 ही भरी जाएगी रिजर्वेशन से। तो अब ये समस्या आने लगी, और ये समस्या आई उसके बाद में सरकार हमारी 2000 के अंदर, सन 2000 में कानून बनाती है, आर्टिकल नंबर 16 4B को ऐड करती है आर्टिकल 16 में, और नया नियम बनाती है कि अगर 100 सीट्स पे एग्जाम हुआ तो इसका 50% हो गया 50 सीट्स,
इसका 50% हो गया, 50 सीट्स, तो ये 50 सीट्स तो भरी जाएंगी जाएंगी। लेकिन फिर ये चेक किया जाएगा कि पिछले साल की भी क्या कोई वैकेंसीज खाली रह गई थी। अगर रह गई हैं, फॉर एग्जांपल 20 सीट्स खाली रह गई थी, तो उन 20 को भी भरो, उन 20 को भी भरो। SC ST OBC कैंडिडेट्स को जो है उस 20 सीटों के ऊपर भरा जाएगा एक अलग श्रेणी में। तो अगर मैं आपको पूरी चीज़ अगर समअप करूं लास्ट में, तो बात ये है दोस्तों कि हमारा प्रावधान ये कहता है अगर टोटल सीट्स 100 है तो उसकी 50% रिजर्व की जाएगी SC ST और OBC कैटेगरीज के लिए, यानी कि टोटल सीट्स रिजर्व की जाएगी 50। ठीक है, ये हमारा पुराना कानून था। लेकिन अगर पिछले साल की कोई सीट्स खाली रह जाती हैं तो उन सीट्स को सरकार पहले नहीं भर पाती थी, क्योंकि केवल 50% ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अगर 50 प्लस पिछले साल की 20 अगर आपने जोड़ दी तो कुल 70 सीट्स हो गई, कुल 70 सीट्स हो गई। लेकिन 100 में से 50 ही आप भर सकते थे। तो सरकार ने नया कानून बनाया आर्टिकल नंबर 16(4)B, जिसके तहत करंट ईयर की 50% सीट्स तो रिजर्व की ही जाएंगी, और साथ में पिछले साल की जितनी भी वैकेंसीज बची होंगी उनको भी शामिल किया जाएगा अलग से, सेपरेटली। उसके साथ शामिल नहीं किया जाएगा, अलग से सेपरेटली शामिल किया जाएगा, और उन्हें भी भरा जाएगा हमारे जो SC ST एंड OBC कैटेगरीज के कैंडिडेट्स होंगे उनके द्वारा। ठीक है, तो यही कहा गया है आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 4B में, यानी कि आर्टिकल 16(4)B के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या कहता है ये आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को दोबारा रीड करते हैं। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू फिल unfilled reserved vacancies separately and not count them within the 50% reservation limit of the current year। यानी कि करंट ईयर की जो 50% रिजर्वेशन लिमिट है उसके साथ में पिछले साल की जो खाली रह गई थी वैकेंसीज, जो सीट्स खाली रह गई थी, उनको जोड़ा नहीं जाएगा, उनको सेपरेटली भरा जाएगा। ये शक्ति गवर्नमेंट को देता है ये आर्टिकल। तो आइए दोस्तों फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल का क्लॉज नंबर 5, जो कि इस आर्टिकल का सेकेंड लास्ट क्लॉज है। इसके बाद केवल क्लॉज नंबर 6 बचेगा। तो क्या है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 5? ये क्लॉज कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि द स्टेट कैन रिक्वायर अ पर्सन टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन फॉर सर्टेन जॉब्स इफ द जॉब इज रिलेटेड टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। दोस्तों ये आर्टिकल कहता है कि किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ी कोई सरकारी नौकरी के अंदर सरकार किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, यानी कि सरकार यह योग्यता घोषित कर सकती है कि जो भी व्यक्ति इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है वो किसी विशेष धर्म का हो। अब सुनने में ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, ठीक है, जो कि हमारे क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 है उसमें उनमें साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर जो हमारी सरकारें हैं वो विभेद नहीं कर सकती है, वो हमें किसी भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकती है धर्म के आधार पर। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऊपर के 2 क्लोज के बाद में जितने भी क्लोजेज है वो सारे अपवाद हैं ऊपर के 2 क्लोज के। तो इस वजह से ये जो क्लॉज है यहाँ पर पे बात की गई है उन सरकारी नौकरियों की जो किसी विशेष धर्म से संबंधित है, किसी विशेष धर्म से संबंधित है। तो जब ऐसी कोई सरकारी नौकरी है जो किसी विशेष धर्म से संबंधित है तो उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर वो व्यक्ति पहले नियुक्त किया जाना चाहिए ना, जो उसी धर्म का है जिस धर्म का वो संस्थान है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पल है, अब वो टेम्पल हिंदू रिलीजन से संबंधित है जो कि मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे संस्थान के अंदर क्या आप किसी और धर्म के व्यक्ति को पुजारी बना के रख सकते हैं, या फिर उस संस्थान का जो कह सकते हैं आपकी जो संस्था में काम करेगा वो व्यक्ति किस धर्म का होना चाहिए? वो हिंदू धर्म का ही होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म का संस्थान है। वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे नियम है, कानून है उस मंदिर के, वो किसको पता होंगे? जो हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा उसको पता होंगे ज़्यादा अच्छे से। तो इसीलिए ये आर्टिकल हमारे स्टेट को अलाउ करता है कि वो एक योग्यता घोषित कर सकती है ऐसी नौकरियों में, वो धर्म की योग्यता कि आप किसी विशेष धर्म के होने चाहिए, ऐसी योग्यता घोषित कर सकती है उन सरकारी नौकरियों में जो किसी विशेष धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 6 पे, जो कि फाइनल क्लॉज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है?
इसमें लिखा हुआ है सेम एज क्लॉज 4 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ क्लासेस अदर देन SC ST एंड OBC। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है इस क्लोज के अंदर? इस क्लोज के अंदर सेम वही बात लिखी हुई है जो लिखी हुई है क्लोज नंबर 4 के अंदर। क्लोज नंबर 4 में क्या लिखा हुआ था? क्लोज नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान बना सकती है SC ST एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और ये आर्टिकल जो है सरकार को शक्ति देता है कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आरक्षण बना सकती है, आरक्षण संबंधित प्रावधान बना सकती है। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है इस आर्टिकल के अंदर और क्लॉज नंबर 4 के अंदर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि आखिर कितना आरक्षण दिया जा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कितना रिजर्वेशन लिमिट होगा? तो दोस्तों आंसर है 10%। 10% ऑफ टोटल सीट्स। यानी सरकार अगर कोई एग्जाम करवाती है सरकारी नौकरी का, तो जितनी भी टोटल सीट्स होंगी उन टोटल सीट्स का 10% जो है वो रिजर्व रहेगा किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए 10% ऑफ द टोटल सीट्स जो है रिजर्व रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इस रिजर्वेशन से जो रिजर्वेशन SC ST एंड OBC को दिया गया था उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो टोटल सीट्स हैं उनमें से सबसे पहले 50% जो है वो SC ST एंड OBC के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और फिर जो बाकी बची सीट्स हैं उनमें से कुछ सीट्स रिजर्व की जाएंगी हमारे जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए। और वो सीट्स का अनुपात कितना होगा? वो सीट्स जो रिजर्व की जाएगी EWS के लिए वो कितनी होंगी? टोटल सीट्स का 10%। ठीक है, यानी कि अगर 100 सीट्स पर एग्जाम हो रहा है तो 100 में से 50 सीटें तो इनके लिए आरक्षित रहेंगी और 10 सीटें, बाकी जो 50 सीटें बची थी, 50 तो इनके लिए आरक्षित हो गई, बाकी 50 सीटें बची थी उनमें से 10 सीटें EWS के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के 60 सीटों पर आरक्षण रहेगा। 50 इनके लिए और 10 सीट्स इनके लिए होंगी, क्योंकि 100 सीट्स का 10% कितना होता है? 10 सीट्स, यानी कि 10 सीट जो है वो EWS के लिए रिजर्व की जा सकती है। ठीक है, तो 50 सीटें पहले इनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और फिर 10 सीटें EWS के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, यानी कि पूरे 100 सीट्स में से 60 सीट पर आरक्षण रहेगा। ये तो एक हमने एग्जाम्पल की बात करी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्लॉज और ये पूरा आर्टिकल। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इस आर्टिकल को समझाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आर्टिकल नंबर 17 के साथ।